गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल होते हैं। इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि इनका किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान है, संविधान के किस भाग में ये आते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और जैसे ही आपातकाल लागू होता है किन परिस्थितियों में लागू होता है, या फिर अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ था और इसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी देश में, या फिर स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आपातकालीन उपबंध के बारे में। कि आप लोगों को पता है कि जो आपातकालीन उपबंध है उनका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 18 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। और मुख्य रूप से देखें तो 3 प्रकार के आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया था। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं जिनके आधार पे देश में अगर कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो इन तीनों में से किसी एक आपातकाल या फिर जैसा राष्ट्रपति या फिर सरकार उचित समझे उसके अनुसार इन आपातकालीन उपबंधों का इस्तेमाल अथवा प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल आपका 352 कहता है। ठीक है, हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करना रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू होता है, प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 352 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद वो 352 में है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किन आधारों पे घोषणा की जाती है जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, मुख्य रूप से आधारों के बारे में देखें तो एक आधार बनेगा युद्ध। अगर एक देश यानी भारत का किसी दूसरे देशों के साथ युद्ध हो जाता है तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जैसा राष्ट्रपति उचित समझे। और दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, मतलब वही है कि युद्ध के द्वारा ही बाह्य आक्रमण या युद्ध दोनों का मतलब एक ही है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, अगर ये 3 कंडीशंस आती हैं, इन्हीं कंडीशन के आधार पे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, हालांकि जो तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह, ये पहले नहीं था। ठीक है, जैसे ही आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया था उस समय सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति थी। यानी कि जो आपका सशस्त्र विद्रोह है, जो आधार है, इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल किया गया था कि यदि अब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति कर सकती है। ठीक है, जैसे आंतरिक अशांति पर भारत में एक बार राष्ट्रीय आपातकाल जरूर लागू हुआ था 1975 की बात करें जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। हालांकि उसके बारे में हम आगे आपसे जरूर बात करेंगे। तो ये 3 आधार थे, एक युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सशस्त्र विद्रोह है ये संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान कब किया गया था। तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में, और प्रतिस्थापित किया गया था आंतरिक अशांति शब्द को। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो वो क्या अपने स्वयं की विवेक के आधार पर करता है? बिल्कुल भी नहीं। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पे घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का तात्पर्य यह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उस मंत्रिमंडल से संबंधित जिनको पदभार दिया गया है किसी भी विशेष मंत्री के रूप में या फिर विशेष क्षेत्र के रूप में, तो जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के भाग हैं, जितने सदस्य आते हैं, तो उनकी लिखित सिफारिश जब मिलेगी राष्ट्रपति को तब राष्ट्रपति उसके पश्चात ही भारत
संपूर्ण भारत में भी देखिए, संपूर्ण भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और संपूर्ण भारत में कर सकता है, किंतु वो जैसा जरूरी समझे वो भारत या फिर भारत के किसी एक विशेष भूभाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वो इसके विवेक पर निर्भर करता है या फिर उन परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड करता है कि वो परिस्थितियां कैसी है, हमें संपूर्ण भारत में आपातकालीन स्थिति लागू करनी चाहिए या फिर किसी ऐसे भूभाग पर जिसमें वो विषम परिस्थिति आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका क्षेत्रीय विस्तार। जैसा मैंने बताया, क्षेत्रीय विस्तार यही होता है कि राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश अथवा देश के किसी भूभाग में राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की। अब हम बात करते हैं इस आपातकाल की समयावधि क्या होती है, यानी जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है इसकी समयावधि क्या होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा जैसे ही घोषणा की जाती है देन उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, राष्ट्रपति को उचित लगे कि अब परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं तो इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे राष्ट्रीय आपातकाल। और मुख्य रूप से अब हम उन चीजों के बारे में देखेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के हर एक क्षेत्र में पड़ने वाले जो प्रभाव है, यानी कि क्या क्या राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू हो जाता है किसी भी देश में तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो पहला प्रभाव पड़ता है वो है राज्य सरकार जो होती है वो निलंबित तो नहीं होती किंतु केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं। जो राज्य सरकारें हैं वो निलंबित नहीं होती है, यानी कि उनका जो विधानसभा है वो निलंबन नहीं होता है बल्कि पूरा दारोमदार केंद्र के ऊपर आ जाता है। इट्स मीन कि केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है राज्य सरकारें। और दूसरा प्रभाव पड़ता है संसद को राज्य की जो सूची है, जैसा आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार की, जैसे एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। ये हमारी सूचियां होती है। जो संघ सूची होती है तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद को है और राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को तो है ही, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनमें संसद यानी केंद्र सरकार भी राज्य सूची में अपना कानून बना सकती है। और हम बात करते हैं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु अगर किसी में ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून ही प्रभाव में माना जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि संसद को राज्य की जो सूची होती है उसमें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग थोड़ा सा एक इमेजिनेशन करो कि जैसे ही राज्य सरकार केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है तो जैसे ही केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी तो राज्य के जितने भी क्रियाकलाप है तो केंद्र द्वारा वहन किए जाएंगे। तो राज्य की जो सूची है तो वो केंद्र के द्वारा यानी कि राज्य सूची में केंद्र द्वारा जो भी बनाया गया कानून है वो भी मान्य होगा। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं जो वित्तीय संबंध है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को फेरबदल कर सकता है या फिर परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आपातकाल के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां लागू हो गई हैं जिनमें वित्तीय क्षेत्र के संबंधों में स्पेशली केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होता है मुख्य रूप से वित्तीय संबंध, तो उनमें कुछ परिवर्तन या फिर संशोधन भी कर सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रभाव की ओर। जैसा कि मैं आर्टिकल 358 में ये लिखा गया है कि जैसे ही आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसके जैसे ही लागू होता है तो आर्टिकल 19, ठीक है, आपको मैं बताया था आर्टिकल 19 क्या है, आपका मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से 19A, 19B, 19C यानी कि बोलने की, सभा करने की, संघ करने की, परिवहन की, आवागमन की, जीविका चलाने की, ये स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना, मूलभूत अधिकारों के बारे में मैंने समझाया है स्पेशली। तो जो आर्टिकल 19 है उसका स्वतः निलंबन हो जाता है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है, जो आपका मौलिक अधिकार है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, और ये शक्ति देता है हमें अनुच्छेद 358। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अनुच्छेद 359 में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जो अनुच्छेद हैं, मुख्य रूप से जो मूलभूत अनुच्छेद हैं, मूलभूत अधिकारों के बारे में जो अनुच्छेद हैं उनका भी निलंबन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 में क्या बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका निलंबन कभी भी नहीं होता है, किंतु इसके अलावा जितने सारे अनुच्छेद हैं उन सभी का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो जाता है, और ये हमें शक्ति देता है आर्टिकल 359। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
अब बात करते हैं हम कि अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो लगा था 24 अक्टूबर 1962, जब चीनी आक्रमण हुआ था, यानी कि भारत और चीन जब युद्ध हुआ था उस समय 24 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत में। उसके बाद दूसरी घोषणा की गई थी, यानी दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत पाकिस्तान अथवा उस समय जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था अथवा पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था। तो मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में जो भी उत्पात मचाया गया था उसको भारत पाकिस्तान युद्ध भी बोलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 25 मार्च 1971 के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी कि बांग्लादेश का जो अभी नाम बांग्लादेश है उसका अस्तित्व आया था 25 दिसंबर 1971 के बाद। इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ था। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और तीसरी बार की गई थी 25 जून 1975। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 25 जून 1975 को ये की गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, यानी कि जो आधार थे राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने के, तो उसमें जो आंतरिक अशांति थी, ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह पे जो सशस्त्र विद्रोह है वो तो कब जोड़ा गया था, 1978 में जोड़ा गया था। किंतु 1975 में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने आंतरिक अशांति को आधार मानकर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है और अभी तक तो फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं आई है और आई होप कि ना भी आए। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब हम बात करते हैं जो दूसरा आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 356 में है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल आपका 356 में इसका प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 355 में ये कहा गया है, मैं 56 में इसका प्रावधान किया गया है, किंतु आपका जो अनुच्छेद 355 है उसमें ये बोला गया है कि संघ अथवा संघ मतलब केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, साथ ही यह भी देखे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं। ठीक है, किंतु यदि राज्य सरकार को संविधान के उपबंधों के आधार पर शासन चलाने में असमर्थ है, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि जब ऐसा लगे कि राज्य सरकार जो संविधान के उपबंध हैं, उनके आदर्श हैं, उनके अनुरूप शासन नहीं चला रही है या शासन चलाने में असमर्थ है, तब केंद्र जो होती है वो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसे ही हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होता है। तो इसके घोषणा के मुख्य रूप से 2 आधार हैं। ठीक है, कि घोषणा कैसे होती है, इसके क्या आधार है। पहला आधार ये होता है यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा यह प्रतिवेदन मिले। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य में उनका केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा ऐसा प्रतिवेदन मिल रहा है कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से या फिर संवैधानिक उपबंधों के आधार पर मतलब कि अपने कर्तव्यों को या शासन चलाने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति घोषणा कर सकती है या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। ये पहला आधार हो जाएगा। और दूसरा आधार यह है कि जब राज्य संघ अथवा केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन करने में असमर्थ होती है, यानी कि केंद्र द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश या फिर गाइडलाइन है, तो उसे कोई भी राज्य सरकार यदि उसके पालन का विरोध करती है अथवा उसको पालन करने में पालन करने में कोताही बरतती है या फिर पालन करने में असमर्थ रहती है, कुछ भी हो, तब राष्ट्रपति शासन लागू होने का आधार बनता है। तो मुख्य रूप से 2 ही आधार हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने के। अब हम बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस विशेष राज्य में या फिर देश में। ठीक है, तो प्रभाव के रूप में देखें तो पहला प्रभाव ये पड़ता है कि जो राज्य है वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है, राज्य सरकार राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है तथा जो राज्यपाल होता है उस विशेष राज्य का जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो वो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगता है, ना कि उस राज्य के विशेष प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, ये प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं तो राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, स्पेशली कानूनी शक्तियां आप बोल सकते हो, तो राज्य की जितनी भी विधायी शक्तियां हैं इनका जो उपयोग है वो संसद करने लगती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, हालांकि 2 ही इसके महत्वपूर्ण जो प्रभाव हैं। ठीक
ठीक है, कि विधायी शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा यानी केंद्र द्वारा किया जाने लगता है, और जो राष्ट्रपति है, जो राज्य सरकार है, वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करने लगती है, अथवा उसके बाद राज्यपाल जो होता है वहाँ का, तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये मुख्य रूप से इसके प्रभाव है। अब हम देखें तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो लागू हुआ था पंजाब में। सन 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और सर्वाधिक रूप से बात करें कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था या लागू था, ठीक है, सर्वाधिक समय तक, तो वो आपका जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था, ठीक है, अब हालांकि यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इससे पहले सर्वाधिक समय तक बात करें तो सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में, और सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1951 पंजाब में लागू हुआ था। तो ये थे राष्ट्रपति शासन के बारे में, जो राष्ट्रपति अपना उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन चलाने के संबंधित। अब तीसरी बात करते हैं हम वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी अगर देश में वित्त की समस्या खड़ी हो जाती है, धन की समस्या हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ठीक है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं किसी भी, तो उस समय क्या है, वित्तीय आपातकाल लागू की जा सकती है। हालांकि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी एक बार भी लागू नहीं हुई, ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं बनी है। हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। जो आपका वित्तीय आपातकाल है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। और इसकी घोषणा आपको बता दें कि इसकी जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किंतु जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं कि राष्ट्रपति को लगे कि भारत के जो साख है, जो क्रेडिट है, और जो स्थायित्व है, जो स्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, भारत की, उसमें खतरा है, ठीक है, भारत के एक साख और स्थायित्व में अगर खतरा प्रतीत होता है राष्ट्रपति को, तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा तो कर देगा कोई भी व्यक्ति, मान लो कि अगर घोषणा हो गई है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मुख्य बात आप या मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रभाव, किसी भी चीज का जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसा पड़ता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव के बारे में अगर हम देखें तो पहला प्रभाव ये रहेगा कि जो राष्ट्रपति है वो आर्थिक दृष्टि से, समझ रहे हो, आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगा, आर्थिक दृष्टि से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आर्थिक दृष्टि से आप ध्यान रखना, आर्थिक दृष्टि से वो निर्देश दे सकेगा। और दूसरा, उच्चतम न्यायालय यानी कि जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट, उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं तो उनके वेतन अथवा भत्तों में कटौती की जा सकती है, ठीक है। ये राष्ट्रपति का हक होता है, और भारत की सरकार का मुख्य रूप से एक ये शक्ति ही होती है कि यदि वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो ऐसी कंडीशन में जो उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो भारत के हों अथवा जो राज्य के हों, ठीक है, चाहे भारत अथवा जैसा कि मैं बात करूं केंद्र सरकार के हों अथवा राज्य सरकार के, चाहे वो जज हो या फिर बड़े कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, इनके जो वेतन भत्ते होते हैं तो वेतन भत्तों में कमी अथवा कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। ये प्रभाव पड़ेगा आपका दूसरा। अब तीसरा हम प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे प्रभाव में अगर हम देखें तो जो राष्ट्रपति है राज्य सरकारों को यह निर्देश भी दे सकती है, जो राष्ट्रपति है राज्य सरकारों को ऐसा बोल दोगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य सरकार का विधानमंडल अथवा विधानसभा हो जाए या फिर केंद्र का संसद या फिर लोकसभा हो जाए, जिसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक भी पेश किए जाते हैं, स्पेशली वित्त से संबंधित और धन से संबंधित, ठीक है, जो बजट बनता है, तो मुख्य रूप से वित्त और धन विधेयक अगर विधानमंडल यानी विधानसभा में कोई पेश कर रहा है, कहने का मतलब कोई राज्य स्पेसिफाइड राज्य विधानमंडल में वित्त अथवा धन विधेयक पेश कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको निर्देश भी दे सकेगा कि अभी वो इस चीज को पेश ना करें, ठीक है, अभी वो इस चीज को पेश ना करें, हम उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, जैसी हमारी अनुमति मिलेगी तब आप उसको पेश करना। तो इसके लिए भी राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा कि राज्य के जितने भी विधानमंडल या विधानसभा हैं उनमें जो भी वित्त अथवा धन विधेयक पेश किए जाएंगे वो हमारी अथवा राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाएं। ये शक्ति होती है राष्ट्रपति की यदि देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है तब, ठीक है। हालांकि मुख्य रूप से 3 या 4 ऐसे ही जो प्रभाव हैं वो देखने को मिले हैं, और इम्पोर्टेंट यही चीजें हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि उल्लेखनीय भी है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी हो चुकी है, राष्ट्रीय शासन तो पता नहीं कितनी बार प्रत्येक राज्य में भी लग चुका है, ठीक है, वो तो आम बात होती है।
और जैसे वित्तीय आपातकाल हो गया, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि देश पूरा दिवालिया होना है। इस समस्या आप समझ सकते, जैसे कि एक ब्राजील, वेनेजुएला, दक्षिण जो अमेरिकी देश है ब्राजील और वेनेजुएला, उस समय क्या हुआ था, मुख्य रूप से ये चीजें हुई थी ना, वो दिवालिया होने की कगार पे आ गए थे, यानी कि उनमें वित्तीय रूप से इतना संकट आ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे श्रीलंका में कितनी ज्यादा कीमतें बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा कीमतें बनी हुई थी। मुख्य रूप से उनमें आय या धन की जो भी स्रोत होता है तो उनमें पाबंदी लग जाती है, और जो आय सृजन का साधन होता है, आय यानी कि इनकम पैदा करने वाले जो सोर्स होते हैं, तो उनका मुख्य रूप से विकास नहीं हो पाता। इससे क्या होता है कि वो देश का धीरे 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 क्या होता है, वो नीचे नीचे चला जाता है, यानी उसका विकास, संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, और इसमें ऐसी स्थिति बन जाती है जैसा कि पाकिस्तान आप समझ ही रहे हो कि उधार लेते 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 कहाँ तक पहुंच गया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अगर देखो तो पता नहीं कितने लाखों या फिर करोड़ों रुपए में कर्जा है भारत के, वहाँ पाकिस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्जे के हिसाब से देखिए इतना लोन ले रखा है, वो कर्जा ले सका है भाई साहब। उसके पास तो कुछ ऐसे संसाधन है नहीं भैया, वो तो क्या करता है, वो तो जो भेड़ बकरियां गधे होते हैं उनको बेच बेच के क्या कर रहा है भैया, अपने देश की जनता को चला रहा है, ठीक है। और चाइना उसकी मदद भी कर रहा है कि जो भी भेड़ बकरे गधे हैं उनको खरीद लेता है, उन्हें पैसे लेता है। भाई चाइना की जो नीति है ना, वो विस्तारवादी नीति है, ठीक है। उसका मुख्य काम यह है कि भाई साहब सामने वाले को इतना बोझ में डुबा दो, इतना डुबा दो कि उबर ना पाए उससे, और धीरे धीरे उसकी जगह ना सिर्फ उसकी सत्ता, इतने काबिज हो जाओ कि जो हम कहेंगे वही वो करेगा। और सेम ऐसे कर भी रहा है पाकिस्तान, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जो इमरान खान है सिर्फ और एक क्रिकेटर है, ठीक है। एक क्रिकेटर कैसे चला सकेगा पूरे देश को, ठीक है। देश को चलाना कोई आम बात नहीं है भाई साहब। आप थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि आप आप अपने घर में 5-6 सदस्य रहते हो, अब उसमें आप मुखिया हो, ठीक है। तो आप मुखिया के रूप में कैसे अपने घर को कैसे संभाल रहे हो, उस बारे में आप सोचो कि जब कितनी दिक्कत होती है, कितनी मशक्कत होती है नॉर्मली अगर देखें। किंतु जब पूरे देश के चलाओगे, आप देश के मुखिया हो, तो फिर कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा एक प्रतिभा, जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे जो बड़े अथवा उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों के आधार पर जैसा वो बोले हम वैसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में भी ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने स्वयं निर्णय ले सके और आने वाले समय से अवगत रहें कि हमारा आने वाला भावी समय क्या कहता है, क्या हमें जरूरत है, ठीक। तो चलिए ठीक है, आपातकाल के रूप में मुख्य रूप से इतना ही था। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, और मुख्य रूप से ये चीजें आपके लिए उपयोगी भी थी। और इसके अलावा आपातकाल में आपसे ना तो कुछ पूछेगा, मुख्य रूप से अनुच्छेद पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, घोषणा कौन करता है, सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, ये चीजें पूछ सकता है। ऑनलाइन फैक्चुअल चीजें मैंने आपको चीजें बता दी हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और मेरे चैनल अनिकेत स्टडी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।